नमस्कार, आप देख रहे हैं बिग फाइट लाइव। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा अवस्थी। जब शांत प्रदेश जाम ताड़ा बनने लगा, अपराध का वायरस प्रदेश के युवाओं को संक्रमित करने लगा, तो हमारी खाकी ने ऑपरेशन एंटी वायरस शुरू किया। एक ऐसी डोज जिसको कोई अपराधी झेल न पाए और उसके पास दो ही विकल्प हो। पहला, अपराध के वायरस को हमेशा के लिए जिस्म से निकाल दे या फिर सलाखों में सड़ता रहे। मेवात जब अपराध का अड्डा बनने लगा तो मुख्यमंत्री ने खाकी को साफ साफ निर्देश दिए कि मेवात से अपराध को साफ किया जाए और वहां इकबाल बुलंद किया जाए। फिर क्या, पुलिस ने अपराधियों की चल अचल संपत्तियों को चिन्हित करके कार्रवाई शुरू कर दी ताकि अपराधियों की पूरी तरह से कमर तोड़ी जा सके। आज बात इसी मुद्दे पर कि अपराध का पर्याय बन चुका प्रदेश का मेवात क्षेत्र कब तक अपनी असली पहचान को पा सकेगा। अपराधियों को कड़ा से कड़ा दंड मिलेगा, अपराध से दूरी बनाएं। और चलिए इस खास मुद्दे पर चर्चा के लिए खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सबसे पहले उनसे रूबरू करा देते हैं आपको। हमारे साथ है बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मीकांत भारद्वाज जी। बहुत स्वागत है लक्ष्मीकांत जी आपका। डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी चर्चा में शामिल हुए, कांग्रेस प्रवक्ता हैं। बहुत स्वागत है आपका भी प्रदीप जी। और साथ ही रिटायर्ड पुलिस अधिकारी योगेंद्र जोशी जी भी मौजूद है। योगेंद्र जी आपका भी बहुत स्वागत है। लक्ष्मीकांत जी, शुरुआत आपसे ही करते हैं। ऑल आउट साइबर क्राइम, क्योंकि साइबर क्राइम के जिस तरह से मामले लगातार बढ़ रहे हैं और इसलिए मुख्यमंत्री का भी फोकस इस पर रहा और मेवात क्षेत्र को आजाद करने को लेकर पिछले 3 महीने की कार्रवाई का जिस तरह से जिक्र किया जा रहा है, क्या उद्देश्य है, कितनी कामयाबी अब तक मिल सकी? देखिए श्वेता, पूरा देश जानता है कि पिछले 5 साल में जब कांग्रेस पार्टी का राज था राजस्थान में, तब अपराध से राजस्थान किस तरह रूबरू हो रहा था। हर तरीके का अपराध राजस्थान में नंबर 1 बना हुआ था, जिसमें साइबर अपराध भी एक बड़ा अपराध था, जिसने लगातार 5 साल कांग्रेस पार्टी के शासन में देश में नंबर 1 पर अगर कोई राज्य था तो उसका नाम राजस्थान था। देश भर में जितनी साइबर क्राइम की घटनाएं होती थी उसका लिंक अकेले 80% राजस्थान से निकलकर आता था। यह साइबर अपराध कई तरीके का अपराध था और ये पूरा एक मेवात इलाका जिसमें ये अपराध संचालित होता था और कांग्रेस पार्टी की कृपा दृष्टि मेवात के नाम से ही उस पर बरसती थी, क्योंकि मेवात के नाम पर कांग्रेस कोई चर्चा करने को भी तैयार होती नहीं है। आप देखिए किस तरह के अपराध होते थे। सेक्सटॉर्शन जिस तरह का अपराध था, पूरे देश में ऐसी अनेकों घटनाएं सामने आई कि ये ब्लैकमेलिंग के कारण कई लोगों ने आत्महत्या की। कितने लोगों को किसी ने अपनी बेटी के शादी के लिए पैसे जोड़कर रखे, किसी ने अपनी पत्नी के इलाज के लिए पैसे जोड़कर रखे, और जो अपराधी पनपे मेवात में इन्होंने उनके खाते से वो पैसे गायब कर दिया, ब्लैकमेल करके उनको हासिल कर लिया। कितने लोग उसके लिए आत्महत्या कर चुके हैं। राजस्थान में किस तरह की स्थिति बन चुकी, रंगीला राजस्थान, गर्वीला राजस्थान, किस तरह कलंक राजस्थान के माथे पर मेवात इलाके के माध्यम से लगाया कांग्रेस पार्टी के शासन में जा रहा था। आपको एक उदाहरण देता हूं। अकेला जो डीग जिला है जिसमें कुछ थाने आते हैं, उस अकेले डीग जिले में कांग्रेस पार्टी के शासन में प्रतिदिन 259 एफआईआर सेक्सटॉर्शन की दर्ज होती थी प्रतिदिन, उस जो कि जिसका लिंक डीग जिले से होता था। 3 महीने में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के निर्देश के ऊपर जिस तरह का अभियान राजस्थान की पुलिस ने चलाया और जिस अच्छी इच्छा शक्ति से वहां पर कार्रवाई की, उसका परिणाम यह है कि वो केवल 3 महीने में घटकर 100 एफआईआर प्रतिदिन पर आ चुका है अकेले डीग जिले में। और यही उदाहरण है कि 359 अपराधी पूरे मेवात इलाके से राजस्थान पुलिस ने ढूंढ कर पिछले 3 महीने में पकड़े हैं। और किस तरह 126 मोटा एफआईआर राजस्थान पुलिस ने इनके ऊपर दर्ज की है। ये कौन लोग हैं? ये वो लोग हैं जो कांग्रेस पार्टी के शासन में वोट बैंक की राजनीति के चलते एक पर्टिकुलर इलाके में पनपे और इनका माफिया राज इतना तगड़ा पनपा कि जब पुलिस उनके ऊपर छापे डालने के लिए जाती है तो पुलिस के सामने गोलियां चलाते हैं। ये वो अपराधी हैं जिनके घरों से सिम बरामद होती है, जिनके घर से एटीएम बरामद होते हैं, जिनके घरों से एटीएम मशीन बरामद होती है। ये वो अपराधी हैं जिन्होंने किस तरह देश को लूटा होगा। उसका उदाहरण इस बात से है कि इनके घर में नोट गिनने की मशीनें मिली है पुलिस के छापे में, किस तरह चेकबुक, किस तरह लोगों की बैंक डिटेल मिली है। तो ये पूरा नेक्सस पूरे देश में जिस तरह का फैला, उसके कारण ना केवल लोगों का पैसा गया, लोगों की इज्जत गई, लोगों की जान गई, और उसके ऊपर प्रहार करने का काम मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने जबरदस्त तरीके से किया और उसका परिणाम सबके सामने है। बिल्कुल, लेकिन देखिए बेहद अहम कार्रवाई 3 महीने की जो कार्रवाई है वो हम स्क्रीन पर भी दिखा रहे हैं कि 3 महीने में किस तरह से कार्रवाई की गई। लेकिन सवाल उठता है, आपने कहा कि लंबे वक्त से ये तो तय था कि ये सक्रिय थे और इसलिए लगातार साइबर क्राइम बढ़ रहा था, लेकिन आपने कांग्रेस को कटघरे में खड़ा किया। कांग्रेस सरकार या फिर पुलिस जानबूझकर तो इन्हें छोड़ेगी नहीं या फिर इन तक पहुंच नहीं बना पाई? देखिए श्वेता, अच्छा सवाल किया आपने, और ये सवाल आपका इसलिए जस्टिफाई है कि आप अगर आज की ही वहां की स्थिति देखो तो कल कांग्रेस पार्टी से जो नई सांसद जीत कर आई है, उस सांसद का बयान आपके सामने है। वो सांसद कहती है कि कानून कुछ नहीं होता है,
कानून का मतलब आप लोग हो, आप लोग तय करोगे क्या होता है कानून, आप लोग तय करोगे संविधान क्या होता है। तो आप लोग कौन है? वो आप लोग उस पर्टिकुलर इलाके में फैली हुई एक सोसाइटी के लोग हैं, कम्युनिटी के लोग हैं जो इस तरह का अपराध करते हैं। कौन नहीं जानता कि कामा के पुराने विधायक ने वहां किस तरह इन लोगों को पनपाया? कौन नहीं जानता कि वहां पर कामा के विधायक जो मंत्री थी उसने पनपाया? कौन नहीं जानता नगर के विधायक ने किस तरह का प्रोटेक्शन इन लोगों को दिया था कांग्रेस पार्टी के राज में? और कौन नहीं जानता कि सरकारी संरक्षण में इनके अपराध को किस तरह नेग्लेक्ट किया जाता था सरकारी लेवल पर, उसके कारण ये लोग वहां पर बढ़े हैं। उसका उदाहरण श्वेता, उसका उदाहरण एनसीआरबी का डाटा कहता है कि पिछले 5 साल में साइबर क्राइम के मामले में राजस्थान देश में नंबर 1 पर बना हुआ पिछले 5 साल। ठीक है, डॉक्टर प्रदीप चतुर्वेदी जी भी हमारे साथ हैं। साइबर क्राइम पर बात करें, लेकिन उससे पहले जो आरोप और कटघरे में कांग्रेस को खड़ा किया प्रदीप जी, क्योंकि पिछली सरकार थी 5 साल कांग्रेस की, उस पर एक जवाब चाहिए। श्वेता देखिए, जहां तक राजस्थान की बात है, आज राजस्थान से, पूर्वी राजस्थान से मुख्यमंत्री जी हैं, उनका वो गृह जिला है। सवाल यह है कि वहां साइबर का अपराध हो रहे हैं तो उसके कुछ कारण है, वहां की स्थितियां हैं। आपको ध्यान होगा पहले भरतपुर क्षेत्र एनसीआर में था, तो एनसीआर से जो केंद्रीय योजनाएं आती थी उनसे कुछ जो धंधे कृषि में सहायता मिलती थी, उस एरिया को अब भरतपुर को उससे हटा दिया गया है। तो वहां रोजगार और कृषि की समस्याएं बढ़ गई, क्योंकि सरकार की सहायता मिलती थी तो रोजगार भी थे और कृषि का उत्पादन भी था। दूसरी बात, दिल्ली के समीप होने के कारण जो अपराधी का अपराध करते हैं वो वहां से चले जाते हैं। सवाल ये इस बात का है कि जितने भी लोग वहां रोजगार मिलते थे वो रोजगार की संभावना खत्म हो गई। और आज स्थिति है, कोरोना जब हुआ तो भरतपुर में बहुत ज्यादा उसका इफेक्ट हुआ, और कोरोना के चलते और उससे पहले जिस तरह की हरकतें हुई वहां पर, उससे कोरोना के जाने के बाद रोजगार चले गए। तो आज का युवा जो थोड़ा बहुत ही पढ़ा लिखा था उसको साइबर क्राइम में सुविधा मिली, क्योंकि उस क्षेत्र के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है। सुनिए, ज्यादा पढ़े लिखे नहीं है, ये भौगोलिक की स्थितियां होती हैं। तो सवाल है, सरकार ने अपना पूरा प्रयास किया, सरकार ने उनको पकड़ा भी, और इसी बात नहीं, मुख्यमंत्री, पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने उसे भरसक प्रयास किया। लेकिन सवाल यह कि अब तो डबल इंजन की सरकार है, अब दिल्ली में केंद्र की सरकार है, तो आप बॉर्डर को सील कराइए, आप कराइए, वहां एनसीआर को वापस दीजिए, उद्योग धंधों को स्थापित कीजिए, बेरोजगार युवकों को धंधे का एक लालसा उत्पन्न कीजिए, ताकि लोगों को धंधा मिले, काम मिले। बेरोजगार रहेंगे तो कुछ न कुछ करेंगे। और साइबर अपराध आज सबसे सरल अपराध है, 1 मिनट में लेकिन हाँ ठीक है, ये आपने कहा, निकल जाते हैं। ये आपने कहा, सवाल वही है कि जब जी। सरकार सत्ता में है और सरकार के मुख्यमंत्री के रहते उनके गृह जिले में साइबर पनप रहा है। आपको पता होगा इस देश में 10 जिलों में साइबर क्राइम होता है, और राजस्थान इससे पहले झारखंड में। लेकिन प्रदीप जी, ये साइबर क्राइम एक दिन में तो पनप नहीं सकता, एक दिन में तो नहीं हो सकता। आंकड़ों की बात कर रहा हूं कि जमताड़ा में ये सबसे ज्यादा अपराध होते थे। आज वर्तमान में राजस्थान में, मेवात, भरतपुर जिले में 18% ये अपराध हो रहे हैं, जो सबसे ज्यादा हैं। देश के 10 राज्यों में साइबर अपराध, लेकिन आज की स्थिति में 6 महीने सरकार होने के बाद भी जवाब मैं दूंगी आपसे, क्योंकि योगेंद्र जी भी है। योगेंद्र जी भी, आप मुझे उसको क्लियर करने दीजिए 1 मिनट। आपने कहा कि आपने देखिए, अगर ये मेवात ना होता तो कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता अपराधियों का इस तरह पक्ष नहीं लेते। लेकिन फिर भी दूसरी बात समझिए, इन्होंने कहा कि दिल्ली के पास में है, दिल्ली के पास तो गुड़गांव भी है, दिल्ली के पास तो हरियाणा का बॉर्डर भी लगता है, दिल्ली के पास तो पंजाब का बॉर्डर भी लगता है, उत्तर प्रदेश का बॉर्डर भी लगता है, वहां तो ये सब नहीं होता। और दिल्ली के पास ही, दिल्ली के पास ही मेवात का तो दूसरा इलाका हरियाणा का, वो दिल्ली के पास ही, दिल्ली के पास ही दिल्ली जाते हैं, यूपी जाते हैं। यही बात है पार्टी के गवर्नमेंट की सरकार है, जिन्होंने पहले तो आपने असहयोग किया, बुलडोजर चला रहे घरों पे, उनको असहयोग किया, और आपने अपराधियों को शरण दी। नेस्ता नाबूद कर रही है, नेस्ता नाबूद कर रही है। बताइए कैसे कैसे चिल्ला रहे हैं। चलिए ठीक है, एक मिनट रुकिए। लक्ष्मीकांत जी, लक्ष्मीकांत जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, प्रदीप जी, सुनिए 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 सुनिए, ठीक है, एक सेकंड, लक्ष्मीकांत जी, एक सेकंड, लक्ष्मीकांत जी, एक मिनट, मुख्यमंत्री को संभाग में उद्योग धंधे पनपाने के लिए, ठीक है प्रदीप जी, प्रदीप की बात सुनिए, सुनिए एक मिनट। एनसीआर ने भरतपुर को वापस शामिल कराया। ऐसे सर चिल्लाने से चर्चा नहीं होती, ऐसे चिल्लाने से, ठीक है, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है। आपने बोला समस्या भी बताई, आपने बोला कैसे समाधान होगा और किस तरह से पहले से 3 महीने में कार्रवाई की हुई है, ये लक्ष्मीकांत जी ने बताया। लेकिन हमारे साथ योगेंद्र जोशी जी भी हैं, उनसे बात करते हैं। योगेंद्र जी, अब देखिए, राजनीतिक तौर पर एक दूसरे पर सवाल उठाना या आरोप लगाना भी है, लेकिन वस्तु स्थिति की बात करें आज की और इससे पहले की भी, साइबर क्राइम आखिर क्यों इतना ज्यादा पनप रहा है? खासतौर से मेवात क्षेत्र की बात करें, 3 महीने की इस कार्रवाई को आप कैसे देखते हैं और क्या किया जा सकता है जिससे बेहतर तौर पर इसका खात्मा किया जा सके? योगेंद्र, देखिए श्वेता जी, मैं इस मेवात एरिया को 83 से जानता हूँ जी, 1983 जी। अब आप देखिए, मैं जब वहाँ डीग में पोस्टेड था तब से जानता हूँ। और इस मेवात इलाके के अंदर अब साइबर के अपराध होने लगे। उसके पहले ट्रक के ट्रक उठा के ले जाया करते थे,
और फिर दलाल के माध्यम से वो छुड़वाया करते थे। किसी से 5 लाख रुपए लेते थे, किसी से 10 लाख रुपए लेते थे। तो ये जो मेवात का इलाका है, ये एक विशेष जाति के लोगों ने इसको बिल्कुल कवर कर रखा है चारों तरफ से। आप देखिए, कोई उसमें घुस नहीं सकता, पुलिस वाले उसमें जा नहीं सकते। तो जब ये साइबर अपराध वहां नहीं था, तो पहले ये वाहनों के अपराध हुआ करते थे। तो जब भी वाहन जाते, कोई उठा के ले जाते, कारें हैं, जीपें हैं, और ये इवन दिल्ली, नोएडा, उधर से भी लेके आते हैं। यही नहीं कि अपने राजस्थान के ही जाते हैं, ये लोग चारों तरफ से अपराध करते हैं और अंदर ले आते हैं। इनका एक बहुत बड़ा ग्रुप है, पूरा एक समाज है इनका, जो इस प्रकार की प्रवृत्ति में संलिप्त है। जब ये देखा गया कि जामताड़ा के लोग आकर के राजस्थान में, ये सुशीलपुरा पुलिया ना आपके यहाँ नीचे, यहाँ भी इस प्रकार के काम होते हैं। तो ये हर रेंज, हर जिले में ये साइबर अपराध होता है। लेकिन ये जो जगह है, जो मेवात का इलाका है, अब इन्होंने वो चोरियां, वाहन चोरी ये छोड़ करके ये साइबर अपराध को इन्होंने कवर कर लिया। और ये इसलिए कवर किया है कि पुलिस अंदर जा नहीं सकती। पुलिस एकदम एक सिपाही, 2 सिपाही, थानेदार जा नहीं सकता। इनके लिए कम से कम भी 200-300 पुलिस वाले चाहिए, तब जाके आप अंदर घुस सकते हैं। नहीं तो फायर करते हैं, ये मारपीट करते हैं। तो अब जाकर के मैं समझता हूं कि पिछले 5-7 सालों में अभी ये कार्रवाई जो चल रही है, ये पहली बार मैंने देखी है कि अभी ये जो चल रही है कि इन्होंने वहां भरतपुर के अंदर वहां के पुलिस अधिकारियों ने वहां के लोगों को गिरफ्तार किया, डिटेन किया, जो भी किया वो अच्छा काम कर रहे हैं। लेकिन ये यहीं तक सीमित नहीं है। इसको रोकने के लिए आपको ये जो अनाधिकृत रूप से उन्होंने वहां भवन निर्माण कर रखे हैं, मकान बना रखे हैं, जिनके ऊपर ये बुलडोजर की कार्रवाई चल रही है, मैं कह रहा हूं कि इसको बीजेपी और कांग्रेस के नजरिए से नहीं देखें। कांग्रेस ने भी उस समय किया होगा जो अच्छा काम किया होगा, लेकिन मैं पिछले 5-6 सालों में देख रहा हूं कि मेवात में कोई अच्छा काम नहीं किया, कोई मजबूती से इनके ऊपर कंट्रोल नहीं किया। और अभी जो कंट्रोल हुआ है वो वजह यही है कि पुलिस वालों ने पिछले 2-3 महीनों में जो काम किया है, हो सकता है इससे रुके, लेकिन यही नहीं सब। साइबर अपराध बहुत बड़े अपराध हैं। इसके लिए हमारे यहाँ थाने कितने हैं? 2 थाने हैं, एक एसओजी के पास है, एक कमिश्नरेट में है। इनमें क्या है, एक इंस्पेक्टर है। अब आप जाइए कमिश्नरेट में, एक इंस्पेक्टर के पास 447 एफआईआर है। वो क्या अनुसंधान करके देगा? रोज लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं। कांग्रेस सरकार ने 32 थाने खोलने के लिए हर रेवेन्यू जिले के अंदर 32 थाने खोले। और आप बताइए क्या है हंसी की बात, 3,000 से लेके 40,000 रुपए तक उस थाने के अंदर सामान खरीदने के लिए, टेबल, कुर्सी, ये वो खरीदने के लिए पैसा दिया। और फिर ये आदेश निकाल दिए कि जो एसपी है वो अपने सीसीटीएन सेक्शन जो है उनका, जिससे पैसा आता है, उसके माध्यम से कंप्यूटर है, लैब है, ये करें। आप देखिए उसमें जो है ये प्रोग्रामर, सूचना सहायक, इन सबकी नियुक्ति हो उन थानों के अंदर, तब जाके ये साइबर के थाने काम कर पाएंगे। अब जब उनके अंदर ऐसा है ही नहीं, अब आप देखिए एक कंप्यूटर है, अब वो क्या करेगा? इसके लिए उसको जरूरी है कि साइबर लैब बने वहां हर थाने में। अब साइबर लैब बनने के लिए पैसे चाहिए। पैसों के लिए सरकार ने इनसे कहा, पीएचक्यू से, कि अलग से आप उसका एक बना के दीजिए हमें, ताकि हम आपको उसके अंदर पैसा अलॉट कर सके। तो मैं समझता हूं कि जो साइबर के जो थाने खुले हुए हैं या साइबर के जितने अपराध हो रहे हैं, अब आप देखिए क्या हुआ, अपराध ज्यादा होने लगे तो 50,000 वाला भी जाने लगा, 1 लाख वाला भी रिपोर्ट करने जाने लगा। तो सरकार ने क्या किया, जो भी नुमाइंदे हैं उन्होंने ये कर दिया कि 5 लाख से ऊपर की एफआईआर दर्ज होगी, 5 लाख से नीचे की रिपोर्टें आप थाने में जाके दर्ज करिए। तो क्या हुआ कुल मिलाकर के कि ये एक मधुमक्खी के छत्ते की तरह ये चीजें हैं जो साइबर अपराध है। और इसको करने के लिए राज्य सरकार के स्तर के ऊपर हर थानों के अंदर साइबर एक्सपर्ट लगाने पड़ेंगे, साइबर के इंस्पेक्टर, डीवाईएसपी लगाने पड़ेंगे। और एफआईआर दर्ज होने के लिए आप देखिए पीएचक्यू ने सरकार को यह कहा था कि जयपुर के अंदर 4 थाने साइबर के खोले जाएं अलग से, तो लेकिन स्वीकृति नहीं मिली इस बात की कि साहब थाने खुलने चाहिए। तो मेरा आपके टीवी चैनल के माध्यम से निवेदन है कि साइबर अपराध बहुत बड़ा अपराध है, इसके लिए सरकार को और पुलिस विभाग को सावचेत होकर के इसमें विभाग में उन्नति करनी चाहिए। ठीक है लक्ष्मीकांत जी, देखिए 3 महीने की जो कार्रवाई थी, इससे एग्री योगेंद्र जोशी जी भी कर रहे हैं कि बहुत अच्छी बेहतर कार्रवाई की गई, लेकिन आसान नहीं होगा साइबर ठगों को पूरी तरह से खत्म करना, क्योंकि तो पनप रहे हैं और ये दशकों से यहाँ पर सक्रिय है। देखिए श्वेता, ये आसान काम नहीं है। सच बात है, और आसान काम नहीं है
इसीलिए तो पिछले 5 साल में हुआ नहीं। मैं आपके दर्शकों से अपील करूंगा, बल्कि आपसे भी अपील करूंगा कि आप ऑनलाइन जाइए, आप चेक करिए एनसीआरबी का डाटा और उसमें चेक करिए कि पिछले 5 साल में कांग्रेस पार्टी के शासन में साइबर अपराध के मामले में राजस्थान नंबर 1 पर था कि नहीं था। और आज राजस्थान पुलिस के डीजी, जिसके यहां पर पुलिस अधिकारी हमारे बैठे एग्री करेंगे, राजस्थान पुलिस के डीजी हर महीना अपराध के आंकड़ों को अपडेट करते हैं। तो आप जिलावार जाइए, भरतपुर का आंकड़ा देखिए, डीग का आंकड़ा देखिए, 259 एफआईआर प्रतिदिन डीग जिले में सेक्सटॉर्शन की दर्ज होती थी पूरे देश में, जिसका लिंक डीग से होता था। आज वो 100 पर पहुंची कि नहीं पहुंची 3 महीने में, क्योंकि सवाल इच्छा शक्ति का है श्वेता, सवाल पुलिस की कार्रवाई का है। पुलिस को अगर आप खुले हाथ दोगे, सरकार की नीयत साफ होगी, भजनलाल शर्मा जैसा एटीट्यूड होगा अपराध के खिलाफ, तो ऐसे परिणाम सामने आते हैं। आपने मेवात को वोट बैंक का, अपीजमेंट का अड्डा बनाया, उसके कारण वो अपराध फैला। आज वहां सरकार मजबूत इच्छा शक्ति के साथ काम कर रही है, पुलिस अधिकारियों के हाथ खुले हैं, इसलिए बुलडोजर भी चल रहे हैं, इसलिए लोग भी पकड़े जा रहे हैं, अपराध भी कम हो रहे हैं और वहां पर लोगों को घसीट कर जेल में डाला जा रहा है। ठीक है प्रदीप जी, क्या वाकई में इच्छा शक्ति नहीं थी, या फिर जिस तरह से अभी योगेंद्र जी बता रहे हैं कि वो क्षेत्र ऐसा है कि पूरा घेरा और पुलिस तक भी जा नहीं पाती, अगर कुछ पुलिस वाले जाना चाहे तो। श्वेता जी, अभी योगेंद्र जी ने कहा कि वो मेवात में रह चुके हैं। मैं अब कहना चाहता हूं, आंकड़े बता रहे हैं कि अपराध में अगर भरतपुर नंबर 1 पर है तो मथुरा दूसरे नंबर पर है, हरियाणा में नूंह तीसरे नंबर पर है, गुड़गांव चौथे नंबर पर है, और सवाल है सारे जिले उसके आसपास हैं। सवाल एक अपराधी साइबर अपराध करके इन जिलों में जा रहे हैं। जब तक आप नेशनली मॉनिटरिंग नहीं करेंगे अपराधियों को, आप केंद्र की सरकार ने, डबल इंजन की सरकार जब तक इन राज्यों को मिलाकर के मॉनिटरिंग सेल नहीं बनाएगी, ये अपराध नहीं रुकेंगे। आप केंद्र की सरकार, यूपी में भाजपा सरकार, हरियाणा में भाजपा सरकार, आप देखिए उनकी सरकारों का मतलब है ये अपराधी जिम्मेदारी भाजपा की भी है, केंद्र सरकार की भी है कि वो सारी सरकारों को मथुरा दूसरे नंबर पर, नूंह तीसरे नंबर पर, गुड़गांव चौथे नंबर पर, ये सारे प्रदीप जी उत्तर प्रदेश में प्रदीप जी एक सेकंड, ठीक है, राजस्थान का सवाल क्यों? उत्तर प्रदेश, हरियाणा, प्रदीप जी हम राजस्थान की बात कर रहे हैं, आप की बात कीजिए। मैं वो किस तरह कहने से तो नहीं होती कि उसमें पूरे देश में अपराध है, देश में अपराध है, देश में अपराध है, डबल इंजन की सरकार है, आप करिए कांग्रेस सरकार को ऐसे ही किया था, आपने सरकार को बदनाम करने की चेष्टा की थी, इसलिए आपने सपोर्ट नहीं किया। मेवात में सरकार है, अब तो आपकी सरकार है ना, मथुरा में आपकी सरकार है, हरियाणा में आपकी सरकार है, करिए ना उसको, आपकी इच्छा शक्ति हो, राजनीति मत करिए, लोगों का भला कीजिए, लोगों को साइबर क्राइम से बचाइए, उनकी मदद कीजिए, अपना फर्ज निभाइए। इस तरह से सरकार ने राजनीति नहीं, अपना काम कीजिए। प्रदीप जी बस राष्ट्रीय साइबर मॉनिटरिंग सेल बना करके अपराध को नियंत्रित करें। सुनिए, चलिए ठीक है, बहुत अच्छी बात आपने कही कि मुख्यमंत्री नियंत्रण कर उस क्षेत्र से, मुख्यमंत्री अगर भरतपुर से नहीं कहीं और से बनता तो क्या भरतपुर पर कार्रवाई नहीं होती? अगर डबल इंजन की सरकार है, डबल इंजन की सिंगल सरकार है, कांग्रेस की सरकार थी, तो क्या वो नहीं करेगी? सिर्फ एक सेकंड, और अगर 5 साल कांग्रेस की सरकार थी तो अपनी सवाल उठाओ। योगेंद्र जी, चलिए ठीक है, इच्छा शक्ति की बात कर। योगेंद्र जी एक सवाल का जवाब। हमारे राजनीतिक व्यक्ति जो राजनीतिक पार्टियों के नुमाइंदे हैं, वो इसी तरह की चीजें शुरू से करते आए हैं। ये बहुत बड़ी बात नहीं है, अपने अपने कार्य को बताते हैं। लेकिन ये साइबर अपराध, अब जैसे पूरा पुलिस, भरतपुर की पूरी पुलिस लगी हुई है उसको रोकने के लिए, तो दूसरे काम सफर कर रहे हैं। मेरा सबमिशन ये है नई सरकार से या बीजेपी सरकार से कि साइबर के लिए एक जिस तरह से टास्क फोर्स बना रखा है इन्होंने अलग, इसी तरह से पूरे राजस्थान के लिए एक टास्क फोर्स बनाया जाए और जो इस प्रकार से ग्रसित जिले हैं उनमें एक साथ कार्रवाई करें। अब भरतपुर की मैं बता दूं आपको कि पूरे थाने, पूरी पुलिस इस मेवात के लिए लगी हुई है, तो थानों के अंदर जो रिपोर्टें आ रही है, थानों में जो अपराध हो रहे हैं उनकी इन्वेस्टिगेशन है, ये सब सफर कर रहे हैं। लेकिन इसके लिए क्या होना चाहिए कि एक अलग से बिल्कुल एक टास्क फोर्स बननी चाहिए, और वहीं नहीं, भरतपुर में, भरतपुर के आसपास और जिलों में, राजस्थान के और जिलों में, वहां पर इस टास्क फोर्स के माध्यम से काम होना चाहिए। लेकिन एक सवाल योगेंद्र जी, एक सवाल मेरा ये भी रहेगा कि साइबर क्राइम है ये, और इसके लिए किसी जगह की जरूरत नहीं, आप कहीं से भी करोगे, आप कहीं से भी आप साइबर क्राइम को अंजाम दे सकते हो। और भरतपुर के जो ये वजह बता रहे प्रदीप जी की बेरोजगारी है और आसपास का जो पूरा बेल्ट है वो ऐसे ही लोगों का है, तो क्या वाकई में यही रीजन है? नहीं, क्यों इससे तो साइबर क्राइम तो कहीं से भी आप पूरे देश में कहीं से भी कर सकते हो। नहीं है,
मैंने क्या कहा, जब पहले आपको बताया कि पहले साइबर अपराध नहीं होते थे तो ट्रक के ट्रक उठा के ले जाते थे, तो ये जो इलाका है ये शुरू से इस प्रकार के कार्य करने में माहिर है। ये मान ले कि यहाँ पर खानदानी ये पेशा चला रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अभी आप देखिए, जब बीजेपी सरकार आने के बाद राहुल जी ने कार्रवाई की है तो मेवात में पंचायत हुई, तो काय बात की पंचायत हुई वो, और पंचायत होकर के ये कहा गया कि भाई अब तौबा करते हैं, अपराध में हमारी बदनामी हो रही है। क्यों नहीं हो रही? सारे मेवात की बदनामी हो रही है। तो ये क्या करते हैं कि जब पुलिस का प्रेशर गिरता है, एनसीआरबी के आंकड़े साफ साफ बोल रहे हैं कि मथुरा दूसरे नंबर पर है, नूह तीसरे नंबर पर है, गुरुग्राम चौथे नंबर पर है। आप एनसीआरबी के आंकड़े साइबर क्राइम में सामने है। भाई काम की बात करो ना, क्यों नहीं मान रहे? मैं ये कह रहा हूं, अरे भाई पर काम की बात करो। सीमान है, सुनिए, इसलिए प्रभावित है। ठीक है, लेकिन देखिए अलवर का मेवात इलाका, अलवर का मेवात इलाका अकेला ही सफिशिएंट है इन सबको कंट्रोल करने के लिए। आसपास के तमाम जो अपराध हो रहे हैं 200-300 किलोमीटर के अंदर, ये उठा के ले जाते हैं वहां। पहले गाड़ियां उठा के ले जाते थे, अब ये साइबर हो गया। साइबर क्यों हो गया? कि पुलिस अंदर नहीं जा सकती, कोई कंप्लेंट करने वाला अंदर नहीं घुस सकता। ना आज घुस रही है ना, मैं वही कह रहा हूं। हाथ खुले हाँ, तो वो क्या है कि इसी तरह की कार्रवाई जो अब कर रही पुलिस ने, इनके पास अब ये जो बंदे बांध के रखे हुए इन्होंने, अब जो पुलिस कार्रवाई कर रही है, इन्होंने बांधे मेवात से, इनको बंदी आती थी इनके एमएलए से, इसलिए कार्रवाई नहीं करते। ये तो बड़ा आरोप है। किस तरह की राजनीति बात कर रहे हैं? ये कर रहे हैं। आपने मारा लोगों को, नीचे राजनीतिक चश्मे से नहीं देखना चाहिए, राजनीतिक चश्मे से मत देखिए। आपके लोग, आपके एमएलए शामिल है, उसकी आपके एमएलए बंदी लगे आपके एमएलए करते हैं। अरे इनको कोर्ट में इनका अपराधियों की जरूरत नहीं है। इन कांग्रेस के प्रवक्ताओं को खड़ा कर दो। मेवात के अपराधियों के वकील नहीं, मेवात के अपराधियों के वकील नहीं, लेकिन पुलिस को बदनाम करने की राजनीति ये लोग कर रहे हैं। अपनी ड्यूटी निभाने के बजाय राजनीतिक तंत्र और पुलिस तंत्र को बदनाम करने का प्रयास भाजपा के चलिए ठीक है, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया, वक्त खत्म हो गया। प्रदीप जी, लक्ष्मीकांत जी, शुक्रिया 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 आपका इस चर्चा में शामिल होने की। योगेन जी आपका भी बहुत शुक्रिया। चलिए देखिए, चलिए ठीक है, चलिए ठीक है, डिबेट खत्म हो गई सर, डिबेट खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो गई, डिबेट खत्म हो गई। चलिए देखिए, ये तो तय है कि साइबर क्राइम को खत्म करना है, इसके लिए नियत होनी चाहिए। सरकार इसी दिशा में काम कर रही है, यही वजह है मेवात में जो पिछले 3 महीने में कार्रवाई हुई है उसकी तारीफ हो रही है। लेकिन सवाल यह भी उठता है कि ये वो क्षेत्र है जो दशकों से यहाँ पर काबिज है अपराध और अपराधी जिन्हें का कोई बाल बाका नहीं कर सका। और जिस तरह से कहा भी जा रहा है कि अगर 83 से ये सब कुछ चल रहा है, 50 सालों से चल रहा है, तो इसे खत्म करना भी आसान नहीं होगा। लेकिन नियत होगी और पुलिस को आजादी होगी कि आप कार्रवाई कर सके, हाथ बंधे ना हो, और तभी इन अपराधी और अपराध को खात्मा हो सकेगा। भले थोड़ा वक्त लगे, लेकिन इसका असर भी राजस्थान के दूसरे हिस्सों में होगा। इसलिए जरूरी है कि इस वायरस को यहां से खत्म किया जाए। और यही वजह है कि लगातार साइबर अपराध के मामले बढ़ रहे हैं। इन्हें गिरफ्त में लेकर सलाखों के पीछे डालना जरूरी है और इसी कवायद में लगी है प्रदेश की सरकार। चलो इसी के साथ हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।